आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज की इस इवेंट में। फ्रेंड्स, आज का हमारा मेन टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ वेल्थ। इसके साथ साथ हम मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, जिसमें से कुछ मेजर पॉइंट्स है मार्केट वॉलेटिलिटी, यानी इस अप एंड डाउन मार्केट के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट को हम कैसे मैनेज करें। सेकेंड, LIC, IPO एंड शेयर मार्केट। थर्ड, हम सब जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या वो राइट डायरेक्शन में है या नहीं। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिटेल में डिस्कस करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा जिनका पिछले 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और मोर देन 1000 इवेंट्स को ये एड्रेस कर चुके हैं। सो प्लीज़ वेलकम टू मिस्टर अमित पालीवाल। ओवर टू यू सर। स्वागत है सभी का। मैं एक बार पीपीटी स्टार्ट कर देता हूं। प्रदीप जी, प्रभात जी, स्क्रीन पे आ गई पीपीटी? हाँ, ओके, हम शुरू करते हैं। आवाज क्लियर है? बिल्कुल जी सर। ओके दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैसा कमाने की, अमीर बनने की। पैसा कमाने की नहीं, पैसा बनाने की। पैसा कमाना आप जानते हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब पैसा कमा रहे हैं, सब अमीर हैं। लेकिन हम पैसे को कई गुना ज्यादा कैसे बढ़ाएं और अमीर कैसे बने, हम उसकी बात करेंगे। दैट हाउ टू क्रिएट ए सेकंड इनकम। हम बात करेंगे LIC के IPO की, कि इतनी बड़ी कंपनी का IPO आ रहा है, शेयर बाजार में नई शुरुआत हो रही है, तो उसका फायदा कैसे उठाएं। हम बात करेंगे शेयर बाजार की, म्यूचुअल फंड्स की, बिटकॉइन की, और इन सब का असर मेरे बटुए पे क्या पड़ने वाला है, एक आम आदमी के बटुए पे इसका क्या असर पड़ेगा, मेरी आर्थिक कुंडली पे इसका क्या असर पड़ेगा। हम बात करेंगे रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टमेंट आप सब करते हैं, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, लेकिन कुछ कैलकुलेशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट की हम बात करेंगे, ताकि जब मेरी लाइफ में ये बड़े टारगेट आए, मेरे बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, मैं आराम से मैनेज कर पाऊं। मैं और मेरी वाइफ जब वृद्ध दंपत्ति ओल्ड एज हो जाए, हम तब भी गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस मेंटेन कर पाए। तो जिंदगी के बड़े खर्चों को आसानी से अचीव करने की कुछ चीजों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक है शेयर बाजार। दोस्तों, मैं शेयर बाजार के 3 चेहरे आपको दिखाऊंगा। आपने शेयर बाजार को क्या समझा, देखा, मुझे मालूम नहीं। मैं शेयर बाजार के 3 अलग अलग फेसेस आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी कि शेयर बाजार में सच में पैसा क्यों और कैसे बनता है। लेकिन शेयर बाजार में घुसने से पहले एक सवाल आप अपने आप से पूछिए, आप कौन हैं, क्या हैं, क्या करते हैं इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल लाइफ। आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, और इन सब में जब आप छुट्टी लेते हैं या छुट्टी लेनी पड़ती है, या नौकरी से निकाल दिया जाता है, या 60 के बाद रिटायरमेंट आ जाती है, तो क्या ये बिजनेस चलता रहेगा, नौकरी चलती रहेगी, पैसा आता रहेगा? क्यों पैसा काम नहीं करने के बाद भी आए, उसको शेयर बाजार कहते हैं। और कैसे काम करता है उसको समझिए। इस पूरी दुनिया में केवल 4 ही तरह के प्रोफेशन होते हैं। आप कौन से प्रोफेशन में आते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। पहला प्रोफेशन होता है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि मैं नौकरी करता हूं और मुझे सैलरी मिलती है। मेरे स्किल, टैलेंट और मेरे काम करने के घंटे के हिसाब से मुझे सैलरी मिलती है। मेरा स्किल और टैलेंट बढ़ेगा या मैं काम करने के घंटे ज्यादा लगाऊंगा तो ज्यादा सैलरी मिलेगी। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जहां पर नौकरी जैसा ही प्रोफाइल है, लेकिन बाउंडेशन नहीं होती टाइम की। मैं अपनी मर्जी से अपने घंटे निकालता हूं, चाहे वो डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंश्योरेंस एडवाइजर है, वकील है, और मेरे काम करने के घंटे के हिसाब से ही मुझे पैसा मिलता है, सब्जेक्ट टू स्किल एंड टैलेंट। नौकरी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों में काम करने के घंटे की एक लिमिट होती है, और कितना दिमाग चलाऊंगा उसकी भी एक लिमिट होती है। 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम कर लूंगा। इसलिए एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एक लेवल से ज्यादा की ग्रोथ नहीं मिल पाती। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि नौकरी में तो कोई कुछ नहीं कमा पाता, कमाते तो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन वो व्यक्ति होता है जो लोगों को सैलरी देके अपने नौकरी पे रखता है और उनसे काम कराता है। अब क्योंकि बिजनेस में नंबर ऑफ एम्प्लॉय की कोई लिमिट नहीं है, मैं 20 कर्मचारी भी रख सकता हूं, आई कैन हायर 100 पीपल। तो जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय होंगे, काम करने के घंटे उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए बिजनेस में
प्रॉफिट की लिमिट्स नहीं होती, मल्टी बिलियनियर प्रॉफिट भी हो सकते हैं। टाटा, बिरला, अंबानी ये सब बिजनेस हाउसेस हैं, खुद काम नहीं करते, एम्प्लॉय से काम कराते हैं। और इसके ऊपर भी एक कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टर। ये वो लोग होते हैं जो बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए पैसा देते हैं। लैंडिंग जिसे बोलते हैं, साहूकार है, बैंक है, या फिर शेयर होल्डर है, या फिर इन्वेस्टर है। मैं आपको बता दूं, एक आंकड़ा है, इस पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इंडिया और एशिया, एंटायर द ग्लोब के 80% लोग नौकरी या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, और पूरी दुनिया की केवल 20% वेल्थ इन लोगों के पास है। जबकि केवल 20% लोग बिजनेसमैन हैं या इन्वेस्टर हैं, और पूरी दुनिया की 80% वेल्थ बिजनेसमैन लोगों के पास है। तो हम नौकरी से निकल के बिजनेस में कैसे जाएं, नौकरी करते करते बिजनेस को कैसे खड़ा करें, मैं वो आपके सामने रखूंगा। मैं शेयर बाजार का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रख रहा हूं। मान लीजिए आप बिजनेस करना चाहते हैं, या आपने कोई ऐसा बिजनेस देखा जो पिछले 10 साल में बहुत बड़ा, और आपको लगता है यार ये बिजनेस करना चाहिए। कुछ बिजनेस आपके सामने स्क्रीन पे हैं। आपने मारुति नाम सुना है? मारुति कार बनाती है, इट्स अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार। अपोलो हॉस्पिटल, इट्स अ बिजनेस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। टाइटन, इट्स अ बिजनेस ऑफ वॉच। पीवीआर, इट्स अ बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आपकी और हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं, और यहां पर बिजनेस को खरीदा और बेचा जा सकता है। बिजनेस करने के लिए जरूरी नहीं कि आप बिजनेस खुद करें, आप ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को पूरी तरह से या कुछ हिस्से को या पार्शल तरीके से खरीद सकते हैं। आप मुझे केवल 8,000 रुपए दे दीजिए। 8,000 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है आपके लिए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं। आज मुझे आप 8,000 दीजिए, मैं आज अभी इसी वक्त इंडिया की सबसे बड़ी कार की फैक्ट्री आपके नाम कर दूंगा, क्योंकि मारुति का एक शेयर 8,000 रुपए का है। जब आप किसी कंपनी का एक शेयर लेते हैं तो आप उसके इन्वेस्टर बन जाते हैं, उसके मालिक बन जाते हैं, और वो कंपनी भविष्य में जो प्रॉफिट कमाती है वो प्रॉफिट आपके घर आता है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 1,000 रुपए में। ऑनलाइन वेबसाइट, आजकल बहुत बिजनेस है ऑनलाइन का, स्विगी, जोमेटो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, ये सब ऑनलाइन पोर्टल है, भविष्य की डिमांड है। ये सब 1,000, 1,200, 1,500 रुपए के निवेश में आप ऐसी कंपनियों के मालिक बन सकते हैं। मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल रख रहा हूं, शेयर बाजार का दूसरा चेहरा। जो मैंने पहले दिखाया कि शेयर बाजार कैसे काम करता है, अभी शेयर बाजार का दूसरा चेहरा। साथियों, ये कुछ कंपनियों के नाम आपकी स्क्रीन पे हैं जो मेरी जिंदगी से जुड़े हैं। ये वो कंपनियां हैं जो मेरी वजह से कमाती हैं। ये वो कंपनियां हैं जिनका प्रोडक्ट सुबह से लेके शाम तक मैं इस्तेमाल करता हूं। कोलगेट, मैं सुबह उठ के दाढ़ी बनाता हूं, ब्रश करता हूं, जिलेट, फिर दाढ़ी बनाता हूं, फिर हाथ धोता हूं वॉश मशीन में, सेरा सैनिटरी वेयर, हैवेल्स का गीजर है घर में पानी गर्म करने के लिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर का साबुन है, इमामी की क्रीम है, रेमंड का कोट पहनता हूं, टाइटन की घड़ी बांधता हूं, ब्रिटानिया की चाय पीता हूं, और ब्रिटानिया की ब्रेड खाता हूं, टाटा टी की चाय पीता हूं। दोस्तों, ये सभी कंपनियां आपके सामने स्क्रीन पे हैं। ये सब के सब बिजनेस हैं, और ये सब के सब बिकाऊ हैं, और आप इनके मालिक बन सकते हैं केवल इनका एक शेयर खरीद के। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि लोग नौकरी में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एक लेवल से ऊपर की ग्रोथ नहीं होती। बिजनेस में ग्रोथ होती है, पर हर किसी के बस की नहीं है बिजनेस करना, बिजनेस का रिस्क लेना। अच्छी खासी चलती हुई नौकरी छोड़ के आप बिजनेस में आ जाएंगे, चलेगा नहीं चलेगा कुछ नहीं पता, लेकिन आप इन्वेस्टर बन सकते हैं। और मैं आपको इन कंपनियों की ग्रोथ दिखाता हूं। देखिए, कोलगेट की बात करें तो अक्टूबर 2005 से अक्टूबर 2015, मैंने पिछले 5 साल की तेजी हटा दी, 10 साल में ये कंपनी 7 गुना हुई। जिलेट का शेयर 750 से चढ़ के 4800 हो गया, कंपनी 7 गुना हुई। सेरा सैनिटरीवेयर 56 गुना हुआ। ये कंपनियां इस तरह से ग्रो करती हैं, और क्योंकि आप और मैं इनका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, तो अमूमन ये कंपनियां बंद नहीं होंगी। और जब जिस कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो बाय डिफॉल्ट उसका शेयर भी चढ़ना शुरू हो जाता है। ये इन कंपनियों की ग्रोथ है। और यही नहीं, आगे भी देखिए, मैं जुबिलेंट का पिज्जा भी खाता हूं, मैं पीवीआर में मूवी देखने भी जाता हूं,
गॉडफ्रे फिलिप की सिगरेट आती है, यूनाइटेड स्पिरिट्स की ड्रिंक्स आती हैं, हम अपोलो हॉस्पिटल जाते हैं, ल्यूपिन की दवाई खाते हैं। ये सारी की सारी कंपनियां एक तरह का बिजनेस है जो शेयर बाजार में अवेलेबल है, और आप भारत के नागरिक होने के नाते पैसा देके इन कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं। ये कंपनियां आगे जो प्रॉफिट देंगी वही आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न होगा। दोस्तों, ये 10 साल के टाइम फ्रेम में ये कंपनियों ने सालाना 26% का ब्याज दिया है। आप खुद सोचिए, आज बैंक में 4-5% से ऊपर का ब्याज नहीं है, और ये कंपनियां सालाना 26% का ब्याज दे रही हैं। दोस्तों, ये वो कंपनियां थी जो आपके मेरे जीवन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। इनका प्रोडक्ट मेरे घर में आता है। अभी मैं ओवरऑल शेयर बाजार की बात करूं तो करीब करीब 8,000 कंपनियां हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। और अगर मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरू से लेके आज तक की ग्रोथ देखूं, जो हम सेंसेक्स या निफ्टी देखते हैं, अभी सेंसेक्स लाइफ टाइम टच हुआ 62,000, निफ्टी 18,000। एक्चुअल में सेंसेक्स की शुरुआत 1979 में 100 रुपए से हुई थी। 1979 में सेंसेक्स 100 रुपए का था। वक्त आगे बढ़ा, सन 2000 में इसकी कीमत 5,000 हुई, सन 2010 में 17,000, 2020 में 40,000, आज 2021-22 में हम बैठे हैं और सेंसेक्स का रेट है 62,000, गिरने के बाद करीब 58,000। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो भारतीय शेयर बाजार की जो ओवरऑल ग्रोथ है पिछले 40 साल में, वो 17% सालाना है। बैंक में नहीं मिलती ये लेवल की ग्रोथ। ये लेवल की ग्रोथ भारतीय शेयर बाजार में बनी है उन लोगों के लिए जिन्होंने लंबे समय के लिए निवेश किया। और एक दिन में नहीं आया शेयर बाजार, यहाँ बच्चा भी गिर गिर के बड़ा होता है। सांप सीढ़ी का खेल बचपन में देखा होगा आपने। सेंसेक्स कभी ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन ओवरऑल लंबे समय में देखें तो ग्रोथ हुई है। ये शेयर बाजार का ग्राफ है, कब कब चढ़ा, कब कब गिरा। आज 62,000 का हाई टच हो चुका है। ये अलग अलग समय में आई गिरावटें हैं कि शेयर बाजार कब गिरा, और उसके बाद जब जब शेयर बाजार जितना जितना गिरा, उसके अगले 1 या 2 साल में उतनी ही तेजी से चढ़ा है। पिछले कोरोना को ही देख लीजिए, 2019 कोरोना के टाइम में शेयर बाजार गिरा, लेकिन अगले 6 महीने में फिर चढ़ गया। अभी फिर देख लीजिए, यूक्रेन वाला क्राइसिस चल रहा है, शेयर बाजार गिरा हुआ है, और एकदम से चढ़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो नाउ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट योर मनी एट लोअर लेवल। 62,000 का सेंसेक्स पे जो कंपनियों के शेयर के रेट थे 30-40% तक टूट चुके हैं। जो चीज 100 रुपए की मिलती थी आज आपके लिए 80-85-90 रुपए में मिल रही है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस लेवल पे शेयर बाजार में पैसा लगाने का अच्छा सुनहरा मौका है। अगर मैं भविष्य की बात करूं, देखो पिछले 40 साल का भारत आपने देखा है। अभी आप खुद अपने आप से पूछिए, क्या अगले 40 साल का भारत पिछले 40 साल के भारत से बेहतर होगा? पिछले 40 साल हम पिछड़ा गरीब देश थे, 2 प्रधानमंत्री मार दिए गए, हर 5 साल में बाढ़, भूखा, इस तरह का कुछ ना कुछ इशू होता रहता था। अगले 40 साल, और दोस्तों आप अपनी आमदनी लगाइए, क्या आपकी आमदनी अगले 10 साल में पिछले 10 साल से बेहतर होने वाली है? क्योंकि देखो, मैं लाख रुपए कमाता हूं, 90,000 खर्च करता हूं। जब मैं 2 लाख कमाऊंगा तो शायद 1,90,000 खर्च करूंगा, और जब मैं खर्च करूंगा तो इन कंपनियों का प्रोडक्ट खरीदूंगा। जब इन कंपनियों का प्रोडक्ट मैं खरीदूंगा तो कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ेंगे, उनके शेयर बढ़ेंगे। यदि मैं केवल 15% सालाना ग्रोथ यहां से आगे मान लेता हूं कि भाई पिछले 40 साल की ग्रोथ 17% है, यदि 15% भी ग्रोथ लेके चले तो अगले 5 साल में सेंसेक्स 1 लाख, और सन 2030 आते आते सेंसेक्स 2 लाख होने की उम्मीद है। अगेन, मैं इसको प्रिंटेड कमिटमेंट और गारंटी नहीं दे सकता, सेबी डू नॉट अलाउ मी, लेकिन ये मैथमेटिकल प्रोजेक्शन है, कंपाउंडिंग रिटर्न पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से हमने फ्यूचर की बात की है। अक्सर लोग बोलते हैं कि शेयर बाजार में तो रिस्क है। अब भैया रिस्क है, लेकिन पैसा तो बनता है। और अभी क्या होता है कि कौन सा शेयर खरीदूं? सारे शेयर नहीं चढ़ते, कुछ चढ़ते हैं, कुछ गिरते हैं। अब जो शेयर आप लेते हैं वही गिर जाता है, तो भाई किस्मत को दोष मत दीजिए, सिलेक्शन कभी कभी आपका गलत होता है। अभी LIC का भी IPO आ रहा है। दोस्तों, हम सब लोग, आप, मैं, हम सब शेयर बाजार से जुड़े हैं। आपने भले शेयर बाजार में निवेश किया हो या नहीं किया हो, आप एक नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चा, बूढ़ा, जवान,
हर व्यक्ति शेयर बाजार से जुड़ा है। ये जो बच्चा स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये न्यू बॉर्न बेबी जो 1 घंटे पहले इस दुनिया में आया है, इसने भी कम से कम 25-30 कंपनियों का प्रोडक्ट कंज्यूम किया है। इसके लिए डायपर आया, टॉवल आया, मेडिसिन आई, ऑयल आया, इसने एक हॉस्पिटल में डिलीवरी ली होगी, इसकी माताजी ने पिछले 10 महीने में क्या क्या कंज्यूम किया होगा इसके जन्म के लिए। ये बच्चा भी शेयर बाजार से जुड़ा है। ये 70 साल के बुजुर्ग अंकल आटा, दाल, चीनी, चावल तो कंज्यूम करते होंगे, कपड़ा तो पहनते होंगे। हम सब शेयर बाजार से जुड़े हैं। शेयर बाजार हम सब से बनता है। बस जो निवेश कर लेता है उसे शेयर बाजार का प्रॉफिट भी मिलता है। माने बोले तो हम सब स्टेडियम के बाहर बैठते हैं क्रिकेट देखने के लिए, लेकिन जो खिलाड़ी खेल के मैदान में होता है उसे प्रॉफिट मिलता है। तो जब आप शेयर बाजार में अंदर उतर के खेलेंगे, अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदेंगे, तो आपको भी प्रॉफिट होगा। अब अच्छी कंपनियां जज करना बहुत मुश्किल है। जैसे कुछ स्क्रीन पे आपके सामने नाम है, ये फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज है। आज इन कंपनियों को कोई नहीं जानता, लेकिन हमें लगता है भविष्य में शायद ये कंपनियां कुछ कमाल कर जाएं। आज से 15 साल पहले किसी ने फ्लिपकार्ट नाम नहीं सुना था, आज फ्लिपकार्ट कमाल कर रहा है। आज से 20 साल पहले कहां सोचा था हमने पेटीएम जैसी कंपनी होगी, सब कुछ मोबाइल के अंदर हो जाएगा। अब सोलर एनर्जी ले लीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लीजिए, ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन गेमिंग है, ये सब फ्यूचर के बिजनेस मॉडल है। बट कैसे आइडेंटिफाई करें, टफ होता है। और अब क्योंकि शेयर बाजार की बात हो रही है तो एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है, क्योंकि मैंने कुछ कंपनियों के शेयर्स भी स्क्रीन पे लिखे हैं। दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। ये प्रेजेंटेशन सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए अरेंज की गई है। मैं किसी भी कंपनी के शेयर का, म्यूचुअल फंड का, इंश्योरेंस प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं कर रहा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क and insurance is subject matter of solicitation. The presentation have been arranged by Mr. प्रदीप तिवारी उनके क्लाइंट्स के लिए। थैंक यू प्रदीप सर, आपने ये मीटिंग अरेंज की और आज करीब करीब मुझे लग रहा है 70-75 लोग हैं यहाँ पे। प्रदीप सर का नंबर स्क्रीन पे लिखा हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर कुछ लोग लेट ज्वाइन किए हो तो मैं बता दूं, आज का हमारा टॉपिक है पैसा कमाना, अमीर बनना, जिसमें हम कवर करेंगे एलआईसी का आईपीओ, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और बिटकॉइन। इन सब से मैं कैसे पैसा कमा सकता हूं, हम उसकी बात करेंगे। दोस्तों, जैसे आउटसोर्सिंग आपने नाम सुना होगा, हम बच्चों को ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर भेजते हैं क्योंकि हम बेहतर नहीं पढ़ा सकते। हम गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हैं, लेकिन इंजन रिपेयरिंग के लिए मैकेनिक के पास जाते हैं। हम कंघी बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन बाल कटाने के लिए 50 रुपए वाले काम के लिए वी गो टू प्रोफेशनल। शेयर बाजार में भी प्रोफेशनल तरीका होता है निवेश करने का, जिसे कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। और म्यूचुअल फंड आज से नहीं, म्यूचुअल फंड करीब करीब पिछले 25 साल से शेयर बाजार में है। ये एक म्यूचुअल पूल होता है आम निवेशकों के लिए। कोई 500 देता है, कोई 5000 देता है, कोई 50,000 देता है, कोई 5 लाख देता है। केवल 100 रुपए से म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसा मैनेज किया कि आम आदमी भी, गरीब आदमी भी शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर सके। यहाँ पे सेबी इसे रेगुलेट करता है, तो गवर्नमेंट पूरी इन्वॉल्व है। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके पैसे को प्रॉपर रिसर्च करके अमूमन 40, 50, 60 कंपनी में बांट के लगाया जाता है। यानी आप मुझे अभी 10,000 रुपए दे दीजिए, केवल 10,000 रुपए। आपके 10,000 रुपए से मैं 2 पेट्रोल पंप खोलूंगा, एक कार की फैक्ट्री लगाऊंगा, एक मोटरसाइकिल की फैक्ट्री लगा दूंगा, एक टायर की फैक्ट्री लगेगी, 2 हॉस्पिटल खुलेंगे, 2 फार्मास्यूटिकल फर्म खुलेगी, एक डॉक्टर लाल पैथलैब लग जाएगी, 2 आईटी फर्म लग जाएंगी। तो जब आप किसी एक कंपनी का शेयर लेते हैं तो आपका नफा नुकसान उस एक कंपनी की ग्रोथ पे निर्भर करता है। लेकिन जब आप एक म्यूचुअल फंड लेते हैं तो आपका पैसा 40, 50, 60 कंपनी में बांट के लगता है, जिससे नुकसान होने की संभावनाएं घट जाती हैं, अच्छे रिटर्न बनने की उम्मीद बढ़ जाती है। और मैं आपको दिखाता हूं, देखो मैंने कहा था कि जो नौकरी या बिजनेस आप कर रहे हैं करते रहिए, मत छोड़ छेड़िए उसे। बस अपने पैसे से कुछ पैसा निकाल के चलता हुआ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस खरीदिए। और यहां मैं 50 बिजनेस खरीदने की बात कर रहा हूं। आप मुझे 100 रुपए भी देंगे ना, तो 100 रुपए से 50 बिजनेस खरीदे जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं रियल रिटर्न, म्यूचुअल फंड में एक्चुअल में रिटर्न बने कितने इतिहास में। दोस्तों, आप सबके पास गूगल होगा। ये मीटिंग खत्म होने के बाद आप ये एसबीआई फोकस इक्विटी फंड, ये नाम गूगल पे डालिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। ये एसबीआई का म्यूचुअल फंड है। सन 2004 में 10 रुपए का आया था।
जब कोई नया म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है तो 10 रुपए का होता है। आज सन 2021-22 इसकी कीमत है 230 रुपया, सालाना 20% का ग्रोथ। एसबीआई ने बोला था आज से 17 साल पहले, आप हमें पैसा दीजिए, हम शेयर बाजार में निवेश करेंगे, जो प्रॉफिट होगा वो आपका। और दोस्तों, यदि आप ध्यान से देखें तो लोगों का पैसा 17 साल में 23 गुना हुआ है। 10 रुपए की कीमत 230 रुपया, सोचिए इतना रिटर्न म्यूचुअल फंड में बनता है। लेट मिस्टर धीरू भाई अंबानी साहब सन 1995 में पहला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था 10 रुपए का, रिलायंस ग्रोथ फंड, तब इसकी कीमत थी 10 रुपया। आज सन 2021-22 की हम बात करें तो इसकी कीमत है 2000 रुपया, 1 लाख का 2 करोड़। सोचिए आप जिस प्रॉपर्टी में रहते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से मोस्टली लोग दिल्ली एनसीआर के हैं, प्रॉपर्टी की ग्रोथ भी इतनी नहीं हुई पिछले 20 साल में दिल्ली एनसीआर में। 1 लाख का 2 करोड़ कहां बनता है? यहां बनता है। ये है म्यूचुअल फंड की ब्यूटी कि लंबे समय में भारतीय शेयर बाजार में 17% सालाना की ग्रोथ आई है और म्यूचुअल फंड में अमूमन 21% की ग्रोथ आई है। और अगर मैं सारे म्यूचुअल फंड ले लूं जो डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, वो सभी म्यूचुअल फंड जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं, उन सब में 15% से ऊपर का रिटर्न बना है। अगर किसी व्यक्ति ने केवल 15,000 रुपए महीना पिछले 15 साल में दिए हैं तो आज उनके पास रियल में 1 करोड़ है। ये कोई फ्यूचर प्रोजेक्शन नहीं है, ये सच में रिटर्न बन चुके हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में हम आपको प्रोजेक्शन दिखा नहीं सकते, सेबी डू नॉट अलाउ अस, लेकिन मैंने जो आपके सामने पिछली 3 स्लाइड में दिखाया, ये इतिहास है, ये भूतकाल है, ये रिटर्न सच में लोगों के बने हैं। भविष्य में अगर आपको लगता है इंडियन इकोनॉमी अच्छा करेगी, आपकी हमारी आमदनियां बढ़ेंगी, भारत अच्छी दिशा में जा रहा है, तो ये रिटर्न आगे भी बनते रहेंगे। म्यूचुअल फंड मतलब सिर्फ शेयर बाजार नहीं होता। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड को सिर्फ शेयर बाजार समझते हैं। और भी तरह के फंड्स होते हैं, जैसे डेट फंड है, गोल्ड फंड है, इनका शेयर बाजार से कोई लेना देना नहीं होता। बॉन्ड फंड ऐसे लोगों के लिए होते हैं जो साल, 6 महीना, 24 महीना के हिसाब से कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। देखो, हम सबकी लाइफ में साल 2 साल के बाद कोई ना कोई छोटा मोटा टारगेट आता है। मान लीजिए 3-1 साल के बाद बच्चे का एडमिशन कराना है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल में कराना हो, चाहे वो कॉलेज में कराना हो, या मान लीजिए घर में 3-1 साल के बाद शादी आनी है, या बिजनेसमैन है, हर साल दिवाली पे 2-2.5 लाख रुपए की दिवाली बांटनी पड़ती है, तो आप लोग बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर कोई लॉक इन नहीं होता, कोई शेयर बाजार का रिस्क नहीं है, इसे डेट फंड कहते हैं। 6, 6.5-7% के लगभग का रिटर्न इनमें आ रहा है। इसी तरह से गोल्ड फंड भी होते हैं जो डिजिटल गोल्ड कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, गोल्ड ईटीएफ। अब आपके घर में मान लीजिए शादी है आज से 4-1 साल के बाद, हो सकता है तब सोने का रेट 1 लाख रुपए तोला हो, आज तो 50,000 तोला चल रहा है। आप किश्तों में भी गोल्ड खरीद सकते हैं। ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट लिक्विड एसेट है, इन दोनों में कोई लॉक इन नहीं है, आप जब चाहे अपना पैसा वापस ले सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनकी ओल्ड एज होती है, ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, गृहिणी है, शॉर्ट टर्म सेविंग करना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, ज्यादा पैसा नहीं लेकिन शेयर बाजार से कमाना चाहते हैं, तो बैलेंस फंड होता है जो कुछ पैसा शेयर बाजार में, कुछ बॉन्ड में, कुछ गोल्ड में डालते हैं, और 12, 13, 14% का रिटर्न तो बैलेंस एडवांटेज फंड में भी बन रहा है भारतीय इकोनॉमी की अगर हम बात करें। अब मैं LIC IPO की बात कर रहा हूं। अगर आप में से किसी को लगता है कि ऐसे बहुत सारे मैसेजेस चल रहे हैं कि सरकार सब कुछ बेच रही है, LIC बिक जाएगी, LIC प्राइवेट हो जाएगी, हमारी पॉलिसी का क्या होगा? दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज कोई पहली बार नहीं है, पिछले 40 साल में हर साल सरकार ने अपना कुछ ना कुछ बेचा है, क्योंकि देश चलाने के लिए पैसा चाहिए। पब्लिक पे ज्यादा टैक्स लगा दे तो पब्लिक परेशान हो जाती है। तो अगर आपने ये नाम सुने हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, NTPC, पावर ग्रिड, ये सब सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी बैंक हैं, इनके भी शेयर बाजार में हैं। जब सरकार को जरूरत पड़ी, सरकार ने कुछ हिस्सा इनका भी बेच दिया, लेकिन ये आज भी सरकारी है, बस इनके शेयर आ गए। तो LIC में भी यही है कि सरकार को पैसे चाहिए, सरकार LIC का 5% हिस्सा बेच रही है, और आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है LIC का मालिक बनने की। एशिया की सबसे बड़ी कंपनी के शेयर आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी। दोस्तों, हर घर में LIC पॉलिसी है, चाहे वो गांव का छोटा मकान हो या शहर का बड़ा बंगला। लोगों के पास बैंक खाते 1 या 2 होते हैं,
पॉलिसियां घर में 5-5 होती हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मैं अगर यहां से 15% की ग्रोथ मान लूं, आप अच्छी कंपनी के शेयर म्यूचुअल फंड लेते हैं, एलआईसी जैसे शेयर खरीदते हैं, तो दोस्तों 15% सालाना ग्रोथ कम नहीं होती। 15% का मतलब होता है 5 साल में पैसा दुगना, 10 साल में 4 गुना, 15 साल में 8 गुना, 20 साल में 16 गुना। तो यदि आप में से कोई व्यक्ति आज केवल 1 लाख रुपए निवेश कर दे, चाहे वो एलआईसी का आईपीओ है या कोई और किसी कंपनी का शेयर है या कोई म्यूचुअल फंड है, जहां पे 15% की ग्रोथ बने, तो 20 से 25 साल में आपके पास 25 से 30 लाख रुपए की रकम बन सकती है। लंबे समय में ग्रोथ होती है, शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉफिट नहीं होता। तो दोस्तों एलआईसी आईपीओ का फायदा लेने के लिए एक तो आपको आपकी पॉलिसी को पैन कार्ड से लिंक कराना होगा और दूसरा आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा। यदि आपके पास एलआईसी की पॉलिसी नहीं है तो आप पॉलिसी करा सकते हैं। पॉलिसी होल्डर के लिए रिजर्व कोटा रखा गया है। अमूमन हमने देखा है बहुत सारे अच्छे आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलती, पैसा रिफंड आ जाता है। अगर आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं तो आपके लिए कोटा रिजर्व है, आप एक पॉलिसी करा लीजिए। और पहले से पॉलिसी है तो उसकी पॉलिसी की कॉपी या उसका पॉलिसी का नंबर और अपने पैन कार्ड की कॉपी आप प्रदीप तिवारी जी को या मुझे भेज दीजिए, यहां से हम लिंक कर देंगे, आपको एक ओटीपी जाएगा, वो देना रहेगा। तो एलआईसी पॉलिसी जब आपके पैन कार्ड से लिंक हो जाएगी तो यू विल बी एलिजिबल टू गेट द रिजर्व पोर्शन ऑफ कोटा। और दूसरा आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा। आप अपने घर के आसपास किसी भी शेयर ब्रोकर से एक डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे पैसे बैंक अकाउंट में रखे जाते हैं, इसी तरह से शेयर्स डीमेट अकाउंट में रखे जाते हैं। गूगल जस्ट डायल कहीं सर्च कर लीजिए, आसपास में ब्रोकर मिल जाएगा। मैं एनजे वेल्थ के साथ एसोसिएटेड हूं, ये म्यूचुअल फंड और शेयर्स ब्रोकिंग में है। प्रदीप तिवारी जी भी एनजे वेल्थ के साथ एसोसिएटेड है। इनका मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसे एक्टिवेट कराने के लिए आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड का कॉपी प्रदीप तिवारी जी को या मुझे भेज दीजिए, हम यहाँ से ऑनलाइन सिस्टम में पंच कर देंगे, तो आपका ये मोबाइल ऐप बेस्ड जो ऐप है एक्टिव हो जाएगा। आप इससे म्यूचुअल फंड, शेयर, आईपीओ सब खरीद सकते हैं, एनपीएस, बॉन्ड, एवरीथिंग। अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं कंपाउंडिंग रिटर्न की, कि यदि आप आज के बाद शेयर बाजार में या कहीं और कहीं भी निवेश करें तो निवेश के जो रिटर्न्स हैं वो कैसे होते हैं। दोस्तों कंपाउंडिंग रिटर्न लंबे समय में काम फिगर दिखाता है। यदि 1 लाख रुपए को एक मुश्त डाल के छोड़ दिया जाए, 8% पे ग्रो करे तो 20 साल में 4.5 लाख बनता है। 20% पे ग्रो करे तो करीब करीब 38 लाख बनता है। 8% वाले प्रोडक्ट भी इंडिया में है, 20% वाले प्रोडक्ट भी इंडिया में है। आप कहां निवेश करते हैं वो डिसीजन आपको लेना है। अगर हम एक बैलेंस्ड अप्रोच लेते हैं कि कुछ पैसा एलआईसी में डालेंगे, कुछ पीएफ में डालेंगे, कुछ म्यूचुअल फंड में डालेंगे, कुछ शेयर्स में डालेंगे, कुछ को प्रॉपर्टी में डालेंगे, तो 12, 14, 15% के एक बैलेंस्ड अप्रोच से आपको ये लेवल के रिटर्न मिल सकते हैं। बी विद अ बैलेंस्ड अप्रोच। और अगर मैं केवल 10,000 रुपए महीना लूं, तो भैया हम तो नौकरी करते हैं, मंथली पैसा दे सकते हैं, इकट्ठा हम पे है नहीं। 10,000 रुपए महीना यदि आप निवेश करते हैं 5% के हिसाब से अगले 20 साल में ये पैसा इतना बनता है, और 15% के हिसाब से करीब करीब 1.25 करोड़ बनता है। और अगर मैं एक बैलेंस्ड अप्रोच ले लूं कि भाई कुछ पैसा, हम पैसा सब जगह बांट के डालेंगे, सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए, तो आप 10-1% की ग्रोथ पे ये मान सकते हैं कि ये लेवल के रिटर्न्स आपको मिलेंगे। करीब करीब 72 लाख रुपया है 10% की ग्रोथ। अगर मैं टारगेट बेस्ड अप्रोच लूं, दोस्तों यहां पे बैठा हर वो व्यक्ति जिसकी इनकम 50,000 रुपए महीना है, अब मेरी बात नोट कर लीजिए, हर वो व्यक्ति जिसकी इनकम 50,000 रुपए महीना है, उसे अमूमन 5 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी लाइफ के बड़े टारगेट अचीव करने में। बच्चों की शादी, पढ़ाई, रिटायरमेंट, बाद में मैं प्रूव करूंगा मैथमेटिकली कि क्यों 50,000 तनख्वाह वाले को 5 करोड़ चाहिए और 1 लाख रुपए तनख्वाह वाले को 10 करोड़ रुपए चाहिए होगा। अगर मैं 5 करोड़ की रिवर्स कैलकुलेशन लूं, 5 करोड़ रुपए जोड़ने के लिए या तो 55,000 रुपए महीना पीएफ में या एलआईसी में या पोस्ट ऑफिस या बैंक में डालिए, या 18,000 रुपए महीना म्यूचुअल फंड एसआईपी में डालिए। ये सब जगह बांट के डालेंगे तो 25 से 30,000 रुपए का निवेश आपको अगले 25 साल में 5 करोड़ रुपया दिला सकता है। मैथमेटिकली प्रूवन है ये पूरा का पूरा फैक्ट। हम कहते हैं सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए, पैसे को 4 जगह बांट के चलना चाहिए। तो पैसे को कैसे 4 जगह बांटे,
मैं ये 3 चीजों को रेकमेंड करता हूं कि जब कोई व्यक्ति निवेश करे तो आप एक फाइनेंशियल प्लान बनाएं। नहीं भी बना सकते तो कम से कम अपने पैसे के 3 हिस्से कीजिए। 33% से प्रोटेक्ट कीजिए परमानेंट लॉस ऑफ इनकम, लाइफ इंश्योरेंस लीजिए। 33% से प्रोटेक्ट कीजिए शॉर्ट टर्म लॉस ऑफ इनकम, यानी इमरजेंसी में आने वाले खर्चे, और बाकी जो 33% बचता है उसे डालिए वेल्थ क्रिएशन में, शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में, प्रॉपर्टी में। अब देखिए तीनों चीजें जरूरी हैं, कुछ इसलिए कि सब कुछ ठीक चलता रहा तो बहुत बढ़िया है, अगर प्लान ए फेल हुआ लाइफ में तो व्हाट इज योर प्लान बी। आजकल ये टर्म बड़ी फेमस है, व्हाट इज प्लान बी। तो प्लान बी ये कहता है निवेश के नियम कि मेरे पास मेरी आमदनी का, मंथली इनकम का 6 टाइम्स का बैकअप होना चाहिए एज ए लिक्विड एसेट, कि भगवान ना करे कोई इमरजेंसी आ गई, दोबारा कोरोना आ गया, नौकरी छूट गई, बेड रेस्ट आ गया 6 महीने का, तो जो शॉर्ट टर्म सेविंग मैंने आपको बोली, डेट फंड या गोल्ड फंड, यदि आपके पास अपनी 6 महीने की इनकम के बराबर का लिक्विड एसेट, डेट या गोल्ड या बैंक बैलेंस है, तो आप इजीली गुजारा कर सकते हैं। जो आप मंथली निवेश करेंगे उसका कुछ हिस्सा अगर आप डेट फंड या गोल्ड में डालते हैं तो आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। एक, आपके 2 या 3 साल के बाद जो शॉर्ट टर्म टारगेट बीच बीच में आते हैं वो अचीव होंगे। दूसरा, भगवान ना करे इमरजेंसी आ गई तो आप इस पैसे को लेकर के अपना काम चला सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं परमानेंट लॉस ऑफ इनकम की। पहले मैंने बात की थी टेम्परेरी लॉस ऑफ इनकम, जिसके लिए लिक्विड एसेट चाहिए। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट परमानेंट लॉस ऑफ इनकम। निवेश का नियम बोलता है मेरी आमदनी का 16 गुना के बराबर मेरा जीवन बीमा होना चाहिए। मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं, 90,000 में घर चलता है, 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करता हूं, भगवान ना करे कल मैं नहीं रहा, अगले कोरोना में मैं गुजर गया, हमारे कोरोना में कई लोग गुजर गए इस दौरान, तो यदि मेरी आमदनी 1 लाख रुपए महीना है, साल का 12 लाख हुआ, 12 लाख का 16 गुना करता हूं तो 2 करोड़ आया। यदि मेरी वाइफ, मतलब भगवान न करे मुझे कुछ हुआ और मेरा 2 करोड़ का बीमा है, मेरी वाइफ को यदि 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे तो उसे पोस्ट ऑफिस या बैंक में जमा कराएगी और 1 लाख रुपए महीना मेरे घर आता रहेगा। तो दोस्तों, यदि आपका लाइफ इंश्योरेंस आपकी सालाना आमदनी के 16 गुना के बराबर नहीं है तो एक बार चेक कीजिए, हमें मौका दीजिए, आपसे मिलेंगे, आपके फैक्ट्स को चेक करेंगे, कहां कहां लाइफ में पैसा चाहिए, किस किस स्टेज में चाहिए, उसके हिसाब से आपका फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे और पैसे को 3 तरह से बांटेंगे। परमानेंट लॉस ऑफ इनकम के लिए हम जीवन बीमा जो कम से कम 16 गुना होना चाहिए, शॉर्ट टर्म इनकम बैकअप के लिए डेट प्रोडक्ट जो 6 महीने की आमदनी के बराबर होना चाहिए, और बाकी सारा का सारा पैसा निवेश कर दीजिए। निवेशक बनिए, बिजनेसमैन बनिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि नौकरी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एक लेवल से ऊपर का ग्रोथ नहीं मिलता। ग्रोथ चाहिए तो बिजनेस में आइए, और बिजनेस भी खुद नहीं करना, टाटा बिरला अंबानी है ना बिजनेस करने के लिए, उनके शेयर खरीदिए या म्यूचुअल फंड खरीदिए। दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले 5 करोड़ और 10 करोड़ की बात की थी, ये हाउस होल्ड एक्सपेंस है और 1 तोला सोना है। बातों को ध्यान से समझिएगा, 1 तोला सोना और मेरे घर का खर्चा। दोस्तों, आज से 30 साल पहले सन 1990 में मेरे घर का खर्चा, मेरे पिताजी बताते हैं, 3,000 रुपए में मेरा घर चलता था, मेरे पिताजी चलाते थे। आज, और उस वक्त 1 तोला सोना 3,000 रुपए का था। आज सन 2021 दिल्ली मुंबई जैसे शहर में अमूमन एक आम आदमी के घर का खर्चा है 50,000 रुपया, और 1 तोला सोना भी है 50,000 रुपया। दोनों 10% सालाना से ग्रो कर रहे हैं। आज से 20 साल के बाद जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनकी शादी में हो सकता है सोने का रेट हो 4 लाख रुपए तोला। जब मैं और मेरी बीवी रिटायर हो जाएंगे, हो सकता है मुझे और मेरी बीवी को सर्वाइवल के लिए चाहिए हो 4 लाख रुपए महीना। दोस्तों, ये मैथमेटिकल प्रोजेक्शन है, मैंने उसकी बात की है जिसका घर 50,000 रुपए में चलता है। यदि आपका घर 50,000 रुपए में चलता है तो ये लेवल के खर्चे आपकी लाइफ में आने वाले हैं, कम से कम 5 करोड़ चाहिए। यदि आपका 1 लाख रुपए में घर चलता है तो आपको कम से कम 10 करोड़ चाहिए। मुझे मौका दीजिए, मैं या प्रदीप तिवारी जी या प्रभात जी आपके साथ मिलेंगे, बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, आपकी आर्थिक कुंडली बनाएंगे, जहां कमी है उसको पूरा करेंगे। बिटकॉइन के बारे में ज्यादा नहीं बोल सकते, सेबी अलाउ नहीं करता, लेकिन बहुत जल्दी इंडिया की खुद की क्रिप्टो करेंसी डिजिटल रुपी लॉन्च होगा, जहां पे आप निवेश कर सकते हैं। इस बजट में इसका जिक्र था। दोस्तों, भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, एक उगता हुआ सूरज है, दुनिया इसे सलाम कर रही है। सबने देखा पिछले कुछ दिनों में
विदेशी निवेश भर भर के आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, शेयर बाजार भाग रहा है। दोस्तों, भागते हुए शेयर बाजार में आप भी निवेश कीजिए, सिस्टमेटिक वे में निवेश कीजिए। आंख बंद करके कोई भी शेयर नहीं लेना। एलआईसी जैसी बड़ी कंपनी के आईपीओ में निवेश कीजिए, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में डालिए और ये लेवल की ग्रोथ आपकी बनेगी। नए भारत में निवेश कीजिए, आपका पैसा बनेगा। दोस्तों, शोले मूवी आप सबने देखी होगी, इस पिक्चर को देखिए, अपने ऊपर लागू कीजिए। ठाकुर साहब के बस की नहीं थी गब्बर को मारना, उन्होंने जय और वीरू पे निवेश किया। आपके बस की नहीं है बिजनेस करना, आप अच्छे म्यूचुअल फंड खरीदिए, अच्छे बिजनेसमैन के शेयर खरीदिए, वो आपके लिए काम करेंगे। मौका दीजिए। आपकी आर्थिक कुंडली मुझे तिवारी जी को मिल सकेंगे दिल्ली में तो मिल लेंगे, नहीं तो जूम मीटिंग पे कर लेंगे। तो आज की प्रेजेंटेशन में इतना ही। प्रभात जी, आप कुछ फीडबैक दे रहे थे एलआईसी आईपीओ के बारे में। सर नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रभात सिंह है। जैसा कि अमित सर ने बताया कि एलआईसी आईपीओ के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, आपकी पॉलिसी के अंदर आपका पैन कार्ड अपडेट होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात सर, आपका डीमेट अकाउंट होना मैंडेटरी है। अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं होगा तो आप एलआईसी आईपीओ नहीं परचेज कर पाएंगे। तो सर मैं चाहूंगा कि आप लोग प्रदीप सर के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराइए। जरूरी नहीं कि आप जब तक एलआईसी आईपीओ नहीं आ रहा तो कुछ नहीं खरीद सकते, आप होल्ड करके रख लीजिए। इसकी फॉर्मेलिटीज बहुत बेसिक हैं, बस आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो हमारे साथ शेयर कर दीजिए। आपका आधार कार्ड में नंबर रजिस्टर्ड हो और जो भी आगे का प्रोसेस होगा हम 1 to 1 एक बार कॉल करके आपसे डिस्कस कर लेंगे। तिवारी जी, मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन इज ओवर नाउ। अगर लोगों के कुछ सवाल हैं तो हम ले लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप अपने आप को अनम्यूट करके खुद भी पूछ सकते हैं। प्रभात जी, ऐसा कर दीजिए कि जो पूछना चाहे वो अपने आप को अनम्यूट कर ले। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। एंड फ्रेंड्स, आपके कोई भी अगर क्वेश्चंस या डाउट्स या कुछ भी हो तो आप इतने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। सर हेमंत दिस साइड। जी हेमंत जी, बताइए। अमित जी नमस्कार, क्या हालचाल? बढ़िया जी। मैं प्रदीप सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। प्रदीप सर बहुत खास है हमारे। तो मेरा एक सवाल था, जैसे हमने 2020 में देखा मार्केट, जैसे म्यूचुअल फंड में मैं कुछ इन्वेस्ट करता हूँ प्रदीप सर के हेल्प से, तो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ जितना हो सकता है मंथली कोशिश करता हूँ। तो जैसे हमने 2020 में देखा, कोविड के टाइम पे मार्केट खूब गिरी, तो उस टाइम पे सब डर गए, क्या हुआ। और मेरा एक फ्रेंड है, मतलब उनके पास काफी अच्छी नॉलेज है, उसने बहुत दबा के इन्वेस्ट किया और फिर 2021 में जब मार्केट उठी तो उसने रिटर्न भी बहुत अच्छा कमाया। सो इस टाइम पे अगर मैं देखूं तो म्यूचुअल फंड मतलब ऑलमोस्ट सब गिरे हुए हैं, मतलब रेट इस समय गिरे हुए हैं सारे के सारे। तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम पे राइट टाइम है कि जो जितना हो सके उतना पैसा इसमें डाल दिया जाए? सर, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में ये बात का जिक्र किया था कि दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ में कोई डिस्टरबेंस नहीं है। वो टेम्परेरी इशू है रशिया यूक्रेन का, और ज्यादा से ज्यादा 5 दिन चल जाएगा इशू। जैसे ही वो शांत होगा मार्केट फिर से चढ़ना शुरू हो जाएगा। आई एम डैम श्योर अगले 5 साल में सेंसेक्स 1 लाख के लेवल पे पहुंचना है, जिस लेवल की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रही है। ये गिरी हुई मौके बहुत अच्छे होते हैं। मैं आज भी फर्म बिलीव करता हूँ जो लोग इस लेवल पे डालेंगे उनको अगले 1 साल में ही अच्छे रिटर्न नजर आ जाएंगे। तो जो लोग निवेश करना चाहें, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जी थैंक यू सर। एक्चुअली वही मेरा फ्रेंड था, मतलब ही इज आल्सो, मतलब मेरे साथ ऑफिस में काम करता है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड ही लर्न बाय इन्वेस्टिंग दीज ऑल थिंग्स। तो उसने मेरे को बताया था 2020 में लोगों ने तरफ देख के तेरे को बोल रही है। ये कोई और सज्जन पूछना चाह रहे हैं, पूछिए सर। जी, आप लोग अपना सवाल भी पूछ सकते हैं और फीडबैक भी हो तो दे सकते हैं। हाउ वाज द ट्रेनिंग? चंदन कुमावत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। चंदन कुमावत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, इसने बोला। मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी सानी साहब बताइए। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि मतलब कुछ सजेशन टाइप में, जैसे कि वीकली या हर 15 डेज में आता रहे, तो एक हमारी भी अवेयरनेस बढ़े शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में।
देखिए सर, दो चीजें हैं। सेबी ना डायरेक्टली अलाउ नहीं करता कि एसएमएस के ऊपर सजेशन दिए जाएं, और कई सारे लोग इसमें सस्पेंड भी हो चुके हैं। तो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में कुछ शेयर्स का जिक्र किया है, ये रिकॉर्डिंग भी प्रदीप सर के यूट्यूब चैनल पर डल जाएगी परसों तक, आप वो देख सकते हैं। और हर 15 दिन 10 दिन में शेयर मार्केट के मूवमेंट को कैच करना टफ होता है। अच्छी फंडामेंटल कंपनियां लीजिए और साल 2 साल से पहले मत देखिए। हर 15 दिन में मूवमेंट करने से वो टेक्निकल मूवमेंट होते हैं कि इतना चढ़ गया तो इतना जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक कंपनी जब हम खरीदते हैं तो कम से कम 1.5 साल देखते हैं कि उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, मार्केट का मूड कैसा है। तो आप लंबे समय को सोच के चलिए, 15-20 दिन मत देखिए। और दूसरी बात, म्यूचुअल फंड में जब डालेंगे ना, तो फंड मैनेजर अपने आप कंपनियों में चर्निंग करता है। और तीसरा, ऐसा कर सकते हैं कि मैं तिवारी जी के साथ कुछ ऐसे शेयर्स जो हम यूजली हमारे रडार में आते हैं कि हाँ ये शेयर का मोमेंटम है, ये ग्रोथ स्टोरी लग रही है बजट में, या सरकार ने कुछ अनाउंसमेंट किया, वो मैं तिवारी जी के साथ शेयर कर दूंगा। वो आपको मिलता रहेगा, बट बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं होगा। 2-3 महीने में 1 या 2 शेयर के नाम आपको मिल जाएंगे हमारी तरफ से। ऐसा नहीं होगा कि 10-10 दिन में नए शेयर पता चले। जी चंदन कुमार जी, आपका कोई सवाल था, प्लीज पूछ सकते हैं। नहीं। तो तिवारी जी, बहुत सारे लोग ना अपने पर्सनल फाइनेंस के क्वेश्चन ओपन फोरम में नहीं पूछते। धर्मेंद्र जी ने बोला एक्सीलेंट सेशन, थैंक यू सर। हाउ मच मार्केट कैन फॉल टिल फर्दर? सर मुझे लगता है 5-1% और ऐसा लग रहा है कि जा सकता है। रशिया यूक्रेन का क्राइसिस जब तक है तब तक शेयर बाजार यहीं रहेगा या नीचे जाएगा। एक पॉजिटिव डे 10 तारीख एक्सपेक्टेड है। 7 तारीख को एग्जिट पोल के रिजल्ट आएंगे, 10 तारीख को यूपी इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे। अगर यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट फाउंड होती है तो मुझे यहाँ से सीधा सीधा 5% का अपसाइड मार्केट में लग रहा है। बट अगेन ये सिर्फ अटकलें हैं, मेरी बातों पे मत जाइए, विवेक के साथ खुद निर्णय लीजिए। यूपी में अगर बीजेपी आती है तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट में पड़ेगा, रशिया यूक्रेन होते हुए भी। और जिस दिन सीज फायर हो गया रशिया यूक्रेन का, उस दिन से बाजार चढ़ना फिर से शुरू हो जाएगा। आर के शाही जी ने कहा थैंक यू वेरी मच, गुड आफ्टरनून ऑल, वेरी गुड एंड इफेक्टिव सेशन। थैंक यू सर, आप लोगों को सेशन अच्छा लगा, थैंक यू। तिवारी जी, मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे लोग ना पब्लिक फोरम में अपना पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछते, तो एक कर सकते हैं, प्रभात जी और आप किसी दिन ऐसा टाइम सेट कर लीजिए कि आप सब लोगों को फोन खुद कर लीजिए अपनी तरफ से। प्रभात जी, आप बताइए कब मिलने वाले हैं? ट्यूसडे को मिलने वाला हूँ प्रदीप सर से। ओके, ट्यूसडे। दोस्तों, मिस्टर प्रभात और मैं तिवारी जी के ऑफिस में ट्यूसडे को जाएंगे। ट्यूसडे को हम लोग लंबी बात भी कर सकते हैं, और आप लोग इस तरह का सेशन अपने कुलीग के लिए, फैमिली के लिए, ऑफिस के लिए भी अरेंज कराना चाहें तो वी आर ओपन टू दैट। गौरव करना चाह रहे हैं? हाँ, अमित जी, गौरव बोल रहा हूँ। हाउ आर यू? मैं एक्चुअली प्रदीप से जुड़ा हुआ हूँ काफी, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10-12 साल हो गए जब से मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ सर के साथ ही। तो जैसा कि आपने कहा उसी हिसाब से रिटर्न भी आए हैं मेरे। तो मैं एक ये सजेशन पूछना रहा हूँ, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मार्केट थोड़ी गिरी हुई है, तो इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, मतलब लमसम अमाउंट? और एक्चुअली मैं तो शुरुआत से ही सिप में डाला हुआ है मैंने पैसा, और सिप में ही इन्वेस्ट करता हूँ हर मंथ टू मंथ। तो क्या इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट लमसम अमाउंट? सर, ये जो गिरे हुए बाजार के मौके होते हैं, ये मौके लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए ही होते हैं। जो भी एक्स वैल्यू आपके पास आज की रेट में आप स्पेयर कर सकते हैं बाजार के लिए, उसका 50% डाल दीजिए, रेस्ट 50% रोक लीजिए ताकि और गिरा तो और डाल सके। मान लीजिए आज आप 1 लाख रुपए स्पेयर कर सकते हैं, 50,000 रुपए को इमीडिएटली कल मंडे मॉर्निंग खुलते ही डाल दीजिए, 50 रोक लीजिए, और भगवान ना करे झटका लगा तब और डाल लेंगे। झटके एक लेवल तक, लिमिट तक ही रखेंगे, ओवरऑल तो बाजार ने बाद में चढ़ना ही है। और आप खुद पिछले 10 साल का ग्रोथ देख चुके हैं, तो आप एक मुश्त निवेश, वन टाइम इन्वेस्टमेंट लोअर लेवल पे कर सकते हैं। ओके, हेलो, थैंक यू सर। जी मिस्टर रवि, बताइए। हाँ नमस्कार अमित जी, नमस्कार प्रदीप जी और बाकी सभी पैनल। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ, काफी अच्छा रहा सेशन। अभी मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, बट एनीवे जितना भी देखा काफी अच्छा प्रेजेंटेशन, ब्रीफ प्रेजेंटेशन था, कंसाइज था। मेरा क्वेश्चन ये LIC IPO के ऊपर है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। ये जो अभी आपने प्रेजेंटेशन में बताया कि जो भी LIC पॉलिसी होल्डर्स हैं उसमें 10% ऑलरेडी रिजर्व रखा हुआ है, जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, तो इसमें क्या गारंटी है जब हम लोग बिड करेंगे इस चीज के लिए, शेयर्स के लिए, तो क्या गारंटी है कि इसके अंदर सारे पॉलिसी होल्डर्स वो 10% वाले जो कोटा है उसमें सभी को मिलेगा? अभी मैं मैंने बताता हूँ जी, रिसेंटली अडानी का लिया था, बट उसमें मेरे को मिला नहीं है एक्चुअली। मैं बताता हूँ सर। सेबी, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन सर। एक्चुअली हाँ, क्या होता है, हर कैटेगरी के लिए पोर्शन रिजर्व होता है,
और उस कैटेगरी में अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो उस कैटेगरी का लकी ड्रॉ अलग होगा। जैसे HNI कैटेगरी अलग है, DII कैटेगरी अलग है, रिटेल इन्वेस्टर अलग है, एम्प्लॉय और पॉलिसी होल्डर जो 10% कोटा वो अलग है। यदि उस 10% कोटे में पॉलिसी होल्डर और LIC के एम्प्लॉय दोनों के लिए सेम कोटा है, वो पार्ट अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ तो वहां पर भी लकी ड्रॉ होगा। और दूसरा, ये IPO का साइज बहुत बड़ा है सर, जो मुझे लग रहा है करीब करीब 65,000 करोड़ की बात चल रही है। तो इतना बड़ा IPO मुझे ऐसा लगता नहीं कि लोगों को अलॉटमेंट नहीं होगी। इतना हो सकता है कि प्रोपोर्शनेट हो जाए, जो 1 लाख के शेयर मांगे उसे 50,000 के मिले, जो 50,000 के शेयर मांगे उसे 25,000 के मिले। ऐसा नहीं होगा कि अलॉटमेंट नहीं हो। अच्छा, जी। इस पे इसी कंटिन्यूशन इसी में कि इसमें कोई लिमिट है क्या, कोई कितना इन्वेस्ट कर सकता है, कोई अब कैप मैं लगाया बताता हुआ हूँ है? जी, रिटेल कस्टमर के लिए लिमिट है। अगर आप रिटेल क्लाइंट हैं और आपको कोटा चाहिए रिजर्वेशन वाला, तो मिनिमम 14,500 और मैक्सिमम 2 लाख, ये 2 लाख की लिमिट में आप रिटेल पोर्शन में आएंगे। 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन HNI पोर्शन में चली जाएगी, फिर HNI का कोटा एप्लीकेबल होगा आपके लिए, फिर रिटेल वाला कोटा एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर HNI सेगमेंट में सब्सक्रिप्शन के हिसाब से लकी ड्रॉ होगा, और एक पैन नंबर एक ही एप्लीकेशन ले सकता है, चाहे रिटेल में आओ, पॉलिसी होल्डर कोटा में आओ या HNI कोटा में आओ। जी। ओके, मैक्सिमम में रिटेल के लिए 2 लाख है। सभी IPO में रिटेल कस्टमर की कैटेगरी 2 लाख ही होती, 14,500 से लेके 2 लाख रुपया। अंडरस्टूड, थैंक यू। अमित पवार। अभिषेक पांडे सर का एक क्वेश्चन है सर, हाउ टू लिंक LIC विद अरे हाँ तो छोड़ो मैं। सर LIC की वेबसाइट पे ना ऑलरेडी वो ऑप्शन दिया हुआ है, आप LIC की वेबसाइट खोल के देख सकते हैं। दूसरा, मैं एक लिंक आपको भेज रहा हूँ, तिवारी जी आपसे शेयर कर देंगे, उस लिंक पे क्लिक करके आप खुद भी कर सकते हैं। नहीं तो सबसे आसान तरीका है, अपना पॉलिसी का नंबर और पैन कार्ड का कॉपी आप प्रदीप तिवारी जी को व्हाट्सएप कर दीजिए, हम लोग यहीं से लिंक करा देंगे, आपको OTP जाएगा, बस वो शेयर करना रहेगा, हो जाएगा ये काम। ललित भट्ट सर का एक क्वेश्चन है सर। भट्ट सर प्लीज अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, LIC IPO से रिलेटेड आई थिंक। सर वो क्लियर हो गया, मुझे भी वो लिमिट ही जानना था, सर ने अभी बता दिया है कि 14,500 एंड 2 लाख था। ओके, इसके बारे में मुझे जानना था। थैंक यू। एक सज्जन अभिषेक जी का सवाल है कि लिंक है या नहीं है, कैसे चेक करें सर? वो जैसे आप लिंक करने के लिए जाएंगे तो बता देगा कि लिंक है या नहीं है। अपनी डिवाइस पे भी लगा, अब तो स्पीकर पे लगा। प्रदीप जी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग प्लीज। Morning. Hi, Lalit. I basically wanted to, I think technicalities or details or jitni specifics hain, I think everyone is either linked to Pradeep ji or you or other, people. So I only wanted to pitch in for a moment and give you this feedback that often, these sessions are very diverging and misguiding. But of course, मतलब प्रदीप जी ने बोला था तो ये सेशन पे तो आना था, but personally I really felt it very impressive and informative. Plus the only thing which I liked about is that you were only putting up the information and not kind of pushing people to do something of this kind. तो ये एक चीज अच्छी लगी. And of course when it comes to specifics, वो तो definitely on a personal rapport we will definitely get to know. But thank you so very much for keeping this. Thank you sir, thank you, thank you. एक मेरा छोटा सा सजेशन था. Usually because I belong to a salaried category and I work with a multinational corporation bank. अगर कहीं पॉसिबिलिटी है आप लोगों के पास, बिकॉज इतना टेक्निकल नॉलेज है, तो सैलरीड के लिए अगर कुछ ऐसा प्रपोजल या पैकेज आप बना पाए बेसिस एवरी फोर्टनाइट, एवरी क्वार्टर, एवरी 6 months, जहाँ पे एक गिवन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पूल पे यू कैन जस्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट ऑल दैट 1/3 प्रोपोर्शन जो आपने सजेस्ट किया. तो मे बी अकॉर्डिंग टू द ब्रैकेट ऑफ सैलरीड पर्सन, अगर किसी की 50,000 इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है तो वो अगले 1 साल, 2 साल, 5 साल कितना कितना इन्वेस्ट कर सकता है. उस तरीके के कुछ अगर पैकेजेस आप ऑलरेडी अपनी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज से एक बार बना के दे तो हमें बड़ा इजीली वो चीज अट्रैक्ट करेगी और अंडरस्टैंडेबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा अच्छी होगी, रादर देन 10 चीजों पे फोकस करने के बजाय अगर एक कंसोलिडेटेड आइटम हमारे सामने रखा जाए. सो आई थिंक दैट विल बी रियली हेल्पफुल. और उसका अगेन रीविजिट एवरी 6 months, 1 year, whatever frequency it can be done on. That was just a very small suggestion for. Thank you for your suggestion sir and your feedback as well. वो उस तरह के कुछ पैकेज ऑलरेडी बने हुए हैं,
तो चांस की बात है कि हर सेट ऑफ अच्छा, कस्टमर के साथ वो पैकेज शूट नहीं करता, नीड बेस अलग अलग होता है। तो सेट ऑफ कस्टमर के लिए हमने बना रखे हैं कि ये लेवल की इनकम वाले और ये लेवल का इनकम और खर्चे वालों के लिए ये सूटेबल है, ये लेवल के इनकम और खर्चे वालों के लिए ये सूटेबल है। हर क्लाइंट के लिए एक्शन प्लान अलग नहीं होता, सेट ऑफ क्लाइंट के लिए एक्शन प्लान अलग हम करते हैं कि ये सेट ए कस्टमर है, ये सेट बी कस्टमर है, ये सेट सी कस्टमर है। क्योंकि बाजार के मूवमेंट भी ना, अब मान लो शेयर बाजार में गिरावट आनी है तो मैं एक साथ 500 लोगों की स्विचिंग नहीं करा सकता। तो सेट ऑफ कस्टमर है कि ये रिस्क कैरिंग, मतलब ये लोग ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, इनको ये कमांड देनी, ये 45 प्लस वाले एज के लोग हैं, ये ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, इनको स्मॉल कैप नहीं देना। वो ऑलरेडी है, जो सेट ऑफ बने हुए हैं तिवारी जी आपसे शेयर कर देंगे, मैं अभी तिवारी जी को दे देता हूँ। प्रभात जी, आप तिवारी जी को फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक सर, थैंक यू। नहीं, दैट वाज रियली सर, ये देना इसलिए जरूरी था बिकॉज आज की डेट में ना हर दूसरे दिन मल्टी लेवल मार्केटिंग और ये और वो सेशंस बहुत होते हैं, एंड ये इतने मिसगाइडिंग होते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सो दैट वाज अ गुड थिंग आई लाइक्ड अबाउट अटेंडिंग इट। थैंक यू सर, थैंक यू। दिनेश सिंह जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, वैसे पीयूष गुलाटी जी ने बोला वेरी इंफॉर्मेशन सेशन, थैंक यू गुलाटी साहब। सम क्वेरीज रिलेटेड टू LIC IPO, ललित भट्ट जी का था, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है सर। अभिषेक जी का कहना है थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन सेशन। थैंक यू सर, आप सभी के इन मैसेजेस के लिए थैंक यू, हमें एनर्जी मिलती है दोबारा ऐसा सेशन करें। तिवारी जी क्लोज करते हैं, ओवर टू यू जी। थैंक यू सो मच सर टू अटेंडिंग दिस सेशन। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने आज इस सेशन को अटेंड किया, सो थैंक यू सो मच। और हम लोग 1-to-1 आगे डिस्कस करते रहेंगे, और आपकी जो भी क्वेरी है वो 1-to-1 हम लोग एक बार कॉल पर डिस्कस करके और मिलके भी प्लानिंग कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच अमित सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आई एम वाइंडिंग अप सेशन नाउ वी कैन कंक्लूड। थैंक यू।